सुपर एग्जिट पोल कह रहा है कि इस बार तेजस्वी की सरकार बन सकती है। हमने यूथ वोटर्स की बात की, तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वादे ने किस तरीके से समीकरण बदला उसका भी एनालिसिस किया। MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर भी चर्चा हुई। और अब बात करते हैं महिलाओं की, जिन्हें हमेशा नीतीश का वोट बैंक माना जाता रहा है। नीतीश जिस तरह से बिहार की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाए, महिलाओं को सुरक्षित माहौल दिया, शराबबंदी की, उसने महिलाओं का दिल जीत लिया। एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार नीतीश का क्रेज कुछ कम होता नजर आ रहा है, यह गौर करने वाला है। इस वक्त आप देखिए तेजस्वी यादव के साथ 43% महिलाओं का साथ दिखाई देता है, तो 42% नीतीश कुमार के साथ और चिराग पासवान के साथ 7% महिला वोटर्स का साथ दिखाई देता है। अब हम ये सोच रहे थे कि शायद यहां पर कुछ आंकड़ा कम होता तेजस्वी के खेमे का और नीतीश के खेमे का शायद कुछ बढ़ा हुआ होता। शराबबंदी की जो केंद्र की योजनाएं थी उनका लाभ सीधा महिलाओं को अगर पहुंचा तो शायद उस डबल इंजन की सरकार का ध्यान भी महिलाओं के मन में होता, लेकिन वो यहां पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। सिर्फ महिला वोटर ही नहीं, रुझान के मुताबिक पुरुष मतदाता भी एनडीए से ज्यादा महागठबंधन के पक्ष में दिखाई पड़े हैं। एग्जिट पोल में जिन वोटर से सवाल पूछे गए थे उनमें से 44% ने महागठबंधन का समर्थन किया, सिर्फ 37% एनडीए के साथ खड़े हुए नजर आए और 15% ने अपनी राय नहीं रखी है। अगर महिला और पुरुषों दोनों के वोट बैंक की बात करें तो साफ साफ देखा जा सकता है कि महिलाओं और पुरुषों दोनों का ही वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आता है। तेजस्वी को महिलाओं का 43% साथ मिला है, तो वहीं अगर नीतीश कुमार की बात करें तो यहां पर 42% है और अगर पुरुष मतदाताओं की बात करें तो वो 44% तेजस्वी यादव के साथ खड़े नजर आते हैं और 37% नीतीश कुमार के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो आप देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि बिहार के अलग अलग रीजन में किसका कितना प्रभाव रहा, कहां किसने बाजी मारी, कहां किसके किले में सेंध मारी हुई, रीजन वाइज समझिए कि किस इलाके में कौन सा गठबंधन कितना हावी रहा। एक्सिस का एग्जिट पोल क्या कहता है, सबसे पहले आप वो देखिए। बिहार में एक भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पर महागठबंधन पर एनडीए भारी पड़ा हो, बल्कि हर जगह महागठबंधन भारी पड़ता नजर आता है। पाटलिपुत्र में 33 देखिए महागठबंधन के साथ, एनडीए के साथ 26, तो मिथिलांचल में 36 महागठबंधन के साथ, एनडीए के साथ 23, और अब अगर बात करें सीमांचल की, यहां पर 15 महागठबंधन के साथ और एनडीए के साथ केवल 6 नजर आता है। अब भोजपुर की अगर बात करें तो भोजपुर में तो महागठबंधन को रिकॉर्ड तोड़ जीत मिलती नजर आ रही है। भोजपुर में 33 पर महागठबंधन, 9 पर एनडीए। कोसी की अगर बेल्ट की बात करें तो यहां पर 23 महागठबंधन के साथ, 8 एनडीए के साथ, और अब चंपारण की बात करें तो 10 महागठबंधन के साथ और 8 एनडीए के साथ दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब साफ है जो लैंडस्लाइड विक्ट्री की अगर ये एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजे में तब्दील होते हैं तो ये बहुत हद तक इसका असर जो है वो आपको इसमें रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए सी वोटर क्या कहता है। सी वोटर ये कहता है कि सीमांचल क्षेत्र में महागठबंधन 12 से 15, तो एनडीए 8 से 12। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर 13 से 17 जो है महागठबंधन के साथ और एनडीए के पास 10 से 14 सीटें जीतने की उम्मीद नजर आती है। इसी तरह मिथिलांचल में सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को 25 से 28, जबकि एनडीए को 21 से 25 सीट मिल सकती है। मगध रीजन, भोजपुर रीजन की बात करें तो यहाँ पर 31 से 38 महागठबंधन को, 28 से 36 एनडीए को, और अगर बात करें उत्तर बिहार की तो यहाँ पर 29 से 33 महागठबंधन को, 27 से 31 एनडीए को सीटें मिलने का अनुमान है। अब आप सबसे पहले महिलाओं की बात कर लेते हैं, तो नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, आप तो नब्ज टटोल रहे हैं बिहार की, आपको क्या समझ में आया, क्या महिला वोटर्स छिटकी हैं, नीतीश कुमार के पास से तेजस्वी के पास गई हैं? देखिए, अब एग्जिट पोल में जो चीज़ें दिख रही हो, मैं उसका जिक्र न करके जो मैंने ग्राउंड पर देखा है मैं वो आपको बताऊंगा कि मुझे तो साफ तौर पर कई जगहों पर ये दिखा कि महिलाओं में नीतीश कुमार के प्रति एक आकर्षण था। नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं या फिर केंद्र की भी बहुत सारी जो योजनाएं हैं जिनमें सीधे उनके अकाउंट में पैसा गया, या फिर जो राशन की बात आई, तमाम योजनाओं के तहत जो चीज़ें मिली, चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से साइकिल देने की बात हो, पोशाक देने की बात हो, छात्रवृत्ति देने
की बात हो। और इस चुनाव में देखिए नीतीश कुमार ने ये कहा है कि ग्रेजुएट यदि कोई लड़की होगी मैं 50,000 रुपये दूंगा। आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन शायद इसका प्रचार उस तरह से एनडीए के नेता नहीं कर पाए। तो जो अलग अलग योजनाएं हैं उसका फायदा निश्चित रूप से नीतीश कुमार के पक्ष में दिखा। महिलाएं, मैं कल भी था महुआ में, वहां महिलाओं से जिससे भी मैंने बात की अधिकांश महिलाओं ने यही कहा। लेकिन एक दूसरा सच भी है कि बिहार में अभी भी जो है महिलाएं अपने परिवार से बाहर जाकर बहुत ज़्यादा नहीं जाती हैं। जो पति या परिवार के लोग सोचते हैं उनके साथ चलती हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि जो उन्होंने कहा फिर वोट में वो कितना तब्दील हुआ। लेकिन मोटे तौर पर मैं इतना कह सकता हूँ कि महिलाएं जो हैं वो नीतीश कुमार से प्रभावित हैं। अजय, मैं नीतीश की बात से जोड़ना चाहूंगा, पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ नीतीश की बात पे। जी अमित बोले। नीतीश ने जो बात कही है उनकी बात से मैं 100% सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो ये कहती हैं कि नीतीश कुमार को लेकर पॉजिटिव चीज है। लेकिन आप देख रही हैं 42% अगर नीतीश कुमार के साथ है, 43% जा रही हैं किसके साथ, यानी कि महागठबंधन आरजेडी के साथ। उसकी वजह यह है कि जो युवा है यानी कि जो युवतियां हैं जो ग्रेजुएशन कर चुकी हैं या फिर ग्रेजुएशन में कर रही हैं, उनको नौकरी चाहिए। और वो जो युवा है, मैम यूथ को आप नहीं भुला सकती हैं, जो यूथ है वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो महिला हो, कोई भी हो, वो यूथ इसके तरफ मुड़ रहा है। अब अनुभव अजय जी का क्या कहता है? अजय आप ये बताएं कि आपका अनुभव क्या कहता है वहां पर? ये जो महिलाओं में भी दो कैटेगरी बना दें, युवा और वो महिलाएं जिन्होंने जंगल राज देखा है, तो लॉ एंड ऑर्डर उनके जहन में होगा। मीनाक्षी, देखिए हम इस तरीके से अगर आकलन करना शुरू करें तो शायद बहुत मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि अभी नीतीश बता रहे थे, बिहार में दरअसल महिलाओं का दो बड़ा वर्ग है। एक वो जो कि काम करने के लिए घर से बाहर निकलता है, जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, जो बिहार में अपने आप को कई मामले में सुरक्षित नहीं पाता और कई बार कोशिश करता है कि बिहार के बाहर निकलकर काम करे। और दूसरा वर्ग जो परिवार में रहते हुए परिवार के साथ आगे चलता है। परिवार के साथ चलने वाला महिलाओं का वर्ग काफी बड़ा है बिहार, और वो खुद अपने सोच, अपनी विवेक के आधार पर मताधिकार का इस्तेमाल करता हो, यह बहुत प्रामाणिक अभी तक नहीं है। इसलिए हम इस बात को लेकर चलना पड़ेगा कि अगर परिवार में एक विचार है, अगर ज्यादातर पुरुष घर में बैठे हैं और वो बेरोजगार हैं, अगर उनके पास काम नहीं है, तो शायद इसका प्रभाव घर पर पड़ेगा। नीतीश कुमार ने जो नशाबंदी की थी उसकी वजह से महिलाओं में उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी थी, और उसके पहले भी ये मांग उनके सामने थी। इसके साथ साथ हम इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि 2010 से लेकर 2015 के बीच में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाओं की घोषणा भी की थी और उन्हें कार्यान्वित भी किया था, जिसका फायदा महिलाओं को, बच्चियों को बड़े पैमाने पर मिला था, जैसा अभी हमारे सहयोगी नीतीश भी बता रहे थे। तो बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता आज भी है, और जो एक एक्सेस का एग्जिट पोल है वो भी बताता है कि बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन बेरोजगारी, काम का ना होना, बच्चों का घर से बाहर निकलना, पढ़ाई के लिए बाहर जाना, ये बहुत भारी पड़ता है। टेक ले लेती हूँ, सौरभ का टेक ले लेती हूँ, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। सौरभ, व्हाट्स योर टेक? बड़ा मुश्किल है कहना। मैं सहमत हूं इसमें अजय जी की बात से कि अगर आप सरसरी तौर पर देखें तो महिला वोटर वर्ग के अंदर नीतीश कुमार का लोकप्रिय होना एक सहज सी और स्वाभाविक सी बात मानी जानी चाहिए, जिसका जिक्र नीतीश भी कर रहे थे। और नीतीश ने कहा कि वो अपने अनुभव से इस बात को कह रहे हैं, एग्जिट पोल के आंकड़ों पर न जाते हुए। तो ये बात मोटे तौर पर समझ में आती है। शराबबंदी भी उसमें एक फैक्टर है, योजनाएं भी जो भी चलाई वो एक फैक्टर है, और लॉ एंड ऑर्डर ये भी इफेक्ट करता है महिलाओं को बहुत ज्यादा। अगर महिलाएं घर से बाहर निकलने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, बच्चियां स्कूल कॉलेज जाने में, ट्यूशन जाने में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, तो फिर वो दिखता है। तो मोटे तौर पर महिला वर्ग का वोट नीतीश कुमार के साथ सिंपैथेटिक होना चाहिए, ये मानकर चला जाता है। लेकिन जो अजय बात कहने बड़ी महत्वपूर्ण है कि उसमें कितना प्रतिशत ऐसा महिला वोट है जो कि अपने परिवार के खिलाफ जाकर के या परिवार से इतर जाकर के वोट करेगा। अगर परिवार में सहमति बनी है कि इस बार हमें महागठबंधन को वोट देना है, तो महिला अपनी मर्जी से किसी और को वोट देगी। ये इसका अभी तक कोई हमारे पास कोई डेटा है, कोई प्रमाण नहीं है। और आप कितना भी लाभ कह लें, लेकिन और सरकार की कैसी मंशाएं क्यों ना हो, लेकिन आप एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं और परिवार में मुखिया, परिवार में पति पिता क्या कह रहा है उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बच्चों के ऊपर भी पड़ता है, घर की गृहिणियों के ऊपर भी पड़ता है। तो वो वोट किस ओर जाएगा इसका ठीक आकलन कहना बहुत आसान नहीं है। कल अमित जी एक बात कह रहे थे कि महिला वोट को डिकोड करना इसलिए भी मुश्किल है कि महिला वोट क्या उसने किया, महिलाओं ने कहां वोट किया, ये पता करने के लिए आपको बाजार में महिलाएं नहीं मिलती हैं, आपको घर तक जाना पड़ता है और दहलीज जाकर के पूछना। और सौरभ, महिलाओं को डिकोड करना वैसे भी बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। चलिए ठीक है, अब ये बात आपसे एग्री करता हूं, मान लें महिलाओं को समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत अलग अलग प्लेन पर विचार होते हैं और
जाहिर सी बात है हम तमाम अगर डेटा एनालिसिस की भी बात करें तो ये बहुत मुश्किल काम है, दुनिया में शायद कोई नहीं समझ पाया, भगवान भी नहीं। अमित, आप क्या ऐड करना चाह रहे थे? मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं जिससे आप मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वोटिंग पैटर्न में महिलाओं का योगदान रहा है। मैं गया और आपका जहानाबाद, ये दो जगह पे दो सीटों पे गया था। गया में मैं गया और बोध गया गया, दोनों जगह पे सुबह सुबह मुस्लिम महिलाओं को हमने लंबी कतारों में देखा, हिंदू महिलाओं को नहीं देखा कतारों में। बोध गया और साथ ही साथ गया में। दूसरी जगह है मखदुमपुर, जिसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं अजय जी, और उसके अलावा जहानाबाद। इन दोनों जगहों पर हम जब गए थे तो मखदुमपुर में हमने देखा और जहानाबाद में भी देखा कि जो मुस्लिम महिलाएं वो बड़ी तादाद में वोटिंग करने निकली थी। तो आप जब कहती हैं कि 42-43% अगर महागठबंधन के साथ गए हैं तो उसमें मुस्लिम और यादव महिलाओं का जो योगदान है पूरा एक मुश्त वोट गया है, इसको नहीं भूल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं अजय जी और नीतीश जी इस पर ज्यादा बोल सकते हैं क्योंकि दोनों बिहार को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बिल्कुल, हम जो लगातार बात कर रहे हैं कि MY समीकरण की बात कर रहे हैं, उसमें MY यूथ तो आया, लेकिन जो C का जो उसमें इंक्लूजन हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मैं सिवान गया था, बेगूसराय गया था, इसके अलावा आपको गया, उसके बाद जो भी इलाके हैं जहां जहां पर CPI कम्युनिस्ट पार्टियों की अच्छी खासी तादाद रही है, उन इलाकों में अगर आप पुराने अगर देखते हैं जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जो मार्जिन रहे हैं हार और जीत में, उसमें अगर वोटिंग आप देखेंगे ना तो जो CPI के कैडर के लिए या कम्युनिस्ट पार्टी के जो वोट आते थे 3000-4000 ऐसे आते हैं छोटे छोटे, लेकिन ये 3000-4000 जो वोट्स हैं वो इस बार जा रहे हैं महागठबंधन के साथ। इसलिए तारीफ करनी होगी यहाँ पर तेजस्वी और इन्होंने जिस तरीके से रैलियां की वो भी हमने देखा कि एक बार वो हेलीकॉप्टर से उतरते थे, 10 मिनट की रैली को संबोधन करते थे और उसके बाद फिर वो वापस अगली पड़ाव की तरफ निकल जाते थे। एक दिन में 19 रैलियां करना कोई आसान काम नहीं होता है। उन्होंने एकदम इसके नाक की लड़ाई के तौर पर उन्होंने इसे लड़ा है। अब हम रीजन वाइज बात कर लेते हैं। नीतीश, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि मिथिलांचल, सीमांचल और पाटलिपुत्र, ये तीनों रीजन ऐसे हैं जहां पर महागठबंधन बहुत आगे दिखाई देते हैं एनडीए के मुकाबले। आपका एनालिसिस अपना क्या है? हाँ, देखिए उसकी वजह है कि आप मिथिलांचल में हालांकि ब्राह्मण वोट की संख्या है अच्छी खासी, लेकिन MY समीकरण वहाँ भी काफ़ी मजबूत है। और सवर्णों में जो हमने कहा कि डिवीज़न की बात है तो वो उसका असर वहाँ है। और चूंकि कांग्रेस ने सवर्णों को काफ़ी टिकट दिया और उस इलाके में ब्राह्मण वोट बटे भी है। और यदि आप सीमांचल की तरफ जाइए तो वहाँ जाहिर है जो मुस्लिम वोटर बहुत ज़्यादा हैं। और हम पहले भी कह चुके कि मुस्लिम वोटर में इस बार गुस्सा नहीं बल्कि नाराज़गी है, नफरत थी कि वो हर हाल में चाहता था कि किसी भी कीमत पर बिहार में एनडीए की सरकार ना बने। उसने बहुत ही सोच समझकर वोटिंग की। उसने ये नहीं देखा कि हमारे सामने यदि कोई मुस्लिम उम्मीदवार है किसी दूसरे दल का तो हम उसको दे दें, लेकिन सवर्णों में ये दिखा। यही मैं कह रहा हूँ कि दोनों का जो फ़र्क है, जो वोट बैंक है उनका, कि वहाँ जो समर्पण है, वहाँ जो एक लक्ष्य है कि हमें तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है, नीतीश को हटाना है, वहाँ दूसरी तरफ सवर्णों में ये नहीं दिखा। और ये दोनों इलाके जो हैं जाहिर है उनके महागठबंधन के समीकरण वहाँ पर उनके पक्ष में है, तो निश्चित रूप से इसका असर है। जी, नीतीश आप बने रहिएगा हमारे साथ। एग्जिट पोल की हम बात कर रहे हैं तो उसमें अगर मैं भोजपुर, कोसी और चंपारण की बात करती हूँ, खासतौर पर एक्सिस एग्जिट पोल की आप लोग भी देख रहे होंगे, तो यहाँ पर तो क्लीन स्वीप है अजय। महागठबंधन के पास 33 और एनडीए के पास केवल 9। बिल्कुल, देखिए हम इन एग्जिट पोल के आंकड़ों के आधार पर बात कर रहे हैं और हम दरअसल 150 सीटें महागठबंधन के पास या 180 सीटें महागठबंधन के पास बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्लीन स्वीप ही होगा सभी क्षेत्र में, कहीं भी आप चले जाइए, और ये वोट कंसोलिडेशन का एक बड़ा आधार होगा। अभी हम मुस्लिम वोट बैंक की बात कर रहे थे और नीतीश ने जो बातें कही मैं उसमें कुछ चंद और बिंदु आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात जो हमें देखनी चाहिए, बिहार में तकरीबन मुसलमानों की आबादी 17% के आसपास बताई जाती है। सबसे बड़ी बात मीनाक्षी, एक बार हम और आप चर्चा कर रहे थे और मैंने आपसे कहा था कि बिहार का मुसलमान वोटर आमतौर पर देश के अन्य हिस्सों के मुसलमान वोटर से जरा भिन्न है। इस बात को समझने के लिए मैं 2-3 बातें सामने रख रहा हूं। सबसे पहले देखिए, CAA को लेकर बिहार में बहुत मुखर प्रदर्शन आपने नहीं देखा होगा, लेकिन जो बिहार का मुसलमान है वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जान रहा था कि हाँ, शायद एक समझ बन रही थी उसके दिमाग में कि शायद केंद्र सरकार की तरफ से मुसलमान वर्ग उपेक्षित है। और ये धारणा बड़े पैमाने पर बिहार के खास करके सीमावर्ती क्षेत्र में बहुत बड़ी थी, खास करके ये क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल से भी जुड़ता हुआ दिखाई देता है।
वोटिंग का पैटर्न आप आमतौर पर मुसलमानों की तरफ देखेंगे, लेकिन यही मुसलमान आज से पहले जेडीयू के प्रति काफी आकर्षित था, क्योंकि मुसलमानों के बीच में भी नीतीश कुमार ने पसमंदा एक अलग कैटेगरी बना दी थी और उस कैटेगरी को पिछड़ा मुसलमान बताते हुए काफी फायदे पहुंचाए जा रहे थे। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो ये डिवीजन, अगर ये आंकड़े सही निकल कर आते हैं तो ये डिवीजन काम करता नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि सोशल इंजीनियरिंग का वो फॉर्मूला सक्सेसफुल नहीं होता दिख रहा है। जिसके लिए ओवरराइडिंग फैक्टर क्या है? सीए का पूरा प्रदर्शन और उसके साथ साथ जो जनभावना थी, एनआरसी को लेकर अनिश्चितता, शायद केंद्र सरकार मुखर तरीके से अपनी बात को सामने नहीं रख पाई। इसके साथ साथ हमें इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर भी जो बातें निकली, ये तमाम बातें शायद इनसिक्योरिटी के भाव को बड़े पैमाने पर बिहार के मुसलमानों के साथ रख रही थी और यही वजह शायद हो सकती है, अगर ये आंकड़े सही निकलते हैं तो, कि आप मुसलमानों के एकजुट होने की एक बड़ी फॉर्मुलेशन के तौर पर देख रहे हैं, जहां एमआईएम ने कोई भी सेंध नहीं। मैं एमआईएम पर ही आ रही थी सौरभ, और इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आ रही थी। सीमांचल की अगर खास तौर पर बात करें तो यहाँ पर एमआईएम दिखाई देती है। एमआईएम ने वोट काटने का काम किया या अपने लिए वोट बटोरने का काम किया? किस तरीके से काम किया, आपको क्या नजर आता है? देखिए, एमआईएम को लेकर के बातें बहुत होती हैं, लेकिन एमआईएम का वजूद उतना है नहीं। नीतीश इस बात को बेहतर बताएंगे आपको। एमआईएम के पास कुल एक सीट है जो कि उसने उपचुनाव में जीती थी। एमआईएम में ओवैसी की रैलियों में भीड़ बहुत आती है क्योंकि वो बोलते वो ऐसा है, उनका बोलना जो है वो यूथ को पसंद आता है। इसलिए मैं एमआईएम को कोई बहुत बड़ा फैक्टर मानता नहीं, ना तो वोट बटोरने में और ना ही वोट काटने में। और जहां तक बिहार की परिस्थितियों की बात है, भी चर्चा अजय जी भी कर रहे थे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, मुस्लिम वोट का एक पोलराइज होकर के बीजेपी के खिलाफ चले जाना, एनडीए के खिलाफ चले जाना, उसमें न देखना कि सामने अगर किसी और पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़ा किया है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज की परिस्थितियों में आप ये मानकर चलते हैं कि इस वोट को, ये वोट ना तो एनडीए के पास जाना है और ना एनडीए और खासकर बीजेपी उम्मीद करती है कि मुसलमान उनको वोट देगा। तो इसका ये वोट कंसोलिडेशन कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और इसमें एमआईएम मेरे ख्याल से तो कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर ओवैसी एक स्टार प्रचारक की भूमिका में वहां हो, वो बहुत अच्छे वक्ता हो, वो वोट ले जाएंगे किसी गठबंधन के कैंडिडेट की कीमत पर, मैं नहीं मान सकता इस बात को। बिहार का वोटर बहुत जागरूक वोटर है और बिहार में कम से कम अल्पसंख्यक वोटर ने तय कर रखा है कि उनको बीजेपी और नीतीश कुमार नहीं चाहिए, फिर चाहे ओवैसी कुछ चुनाव लड़ जाए। अगर वहां पर महागठबंधन का कैंडिडेट हारेगा तो ओवैसी कोई वोट नहीं देगा। इसका मतलब तो ये हुआ नीतीश की ये ओवैसी जो हैं, जो वोट काटने के तौर पर बाकी इलाकों में भले देखे जाते हों, यहाँ पर वो तेजस्वी को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। संक्षेप में बिल्कुल, आप देखें जो आंकड़े अभी आ रहे हैं और उसमें जो एक तरह का ये दिख रहा है मोटे तौर पर, देखिए ओवैसी की सभाओं में युवाओं की भीड़ जरूर होती है, लेकिन वो युवा भी ये सोचता है कि आखिर मैं इनको वोट दे रहा हूँ तो क्या ये जीतेगा, क्या ये एनडीए के उम्मीदवार को रोकने की क्षमता रखता है। तो जहाँ ये क्षमता दिखती है तो वहाँ तो वो दे सकता है, लेकिन जहाँ ऐसा नहीं दिख रहा है, जहाँ दिख रहा है कि ऐसे में वोट बट जाएगा और इसका फ़ायदा हो जाएगा एनडीए को, वहाँ वो सीधे तौर पर ये फैसला लेता है। कल मैं जेडीयू में था, मुस्लिम उम्मीदवार था, वहाँ से एक महिला थी, मैंने कई मुस्लिम महिलाओं से बातचीत की, लेकिन उन लोगों का रुझान जो था, जो उनका जो उन्होंने कहा, उससे साफ तौर पर दिखा कि वो आरजेडी उम्मीदवार के साथ थे, जो कि एक कोयरी जाति का उम्मीदवार था। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, हम अपने वोट को बर्बाद ना करें। कंसोलिडेटेड वोट तेजस्वी के साथ दिखाई दिया। एक आखिरी रिएक्शन अजय आपसे, ये टोटल एग्जिट पोल कितना रिफ्लेक्ट होता आपको नजर आता है कि नतीजों में कितना तब्दील होगा? आपका अपना एनालिसिस क्या है? मीनाक्षी, ये बहुत बड़ा बाउंसर है और कल सौरभ ने भी ये बाउंसर मेरी तरफ फेंका था, लेकिन मैं जरा बचते बचाते ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हम एग्जिट पोल करते हैं और ओपिनियन पोल्स भी करते हैं, तमाम पोस्टर्स करते हैं, उनके ऊपर शक या शुबा करना हम में से किसी के लिए सही नहीं है, क्योंकि मतदाता जो बोलता है और जो बातें सामने रखी जाती हैं, कई बार उसमें और जमीनी हकीकत में बड़ा फर्क होता है। पल्स पकड़ पाना कई बार बहुत मुश्किल भी होता है। अगर आप बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार के पल्स को समझ पाना अपने आप में एक ऐसी पहेली है कि बूझो तो जाने। इसलिए मैं सिर्फ ये कह सकता हूं, ये अभी हो सकता है कि जो जिन लोगों से बातचीत की गई है उनके आधार पर ये आंकड़े सही हो सकते हैं, लेकिन हमें 10 तारीख का इंतजार करना होगा और तब हम समझ पाएंगे कि दरअसल क्या हुआ। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि बिहार में राजनीतिक समझ बहुत जबरदस्त है और आज से नहीं, आजादी के आसपास से या उसके पहले से भी लगातार है। छोटे छोटे गांव में जब टीवी नहीं हुआ करता था, लोग रेडियो पर बीबीसी न्यूज सुना करते थे और रात 8 बजे आप हर गांव में कम से कम 10-15 लोगों को एक साथ देख सकते थे जो कि न्यूज सुन रहे होते थे।
इतनी अवचेतना है, राजनीतिक अवचेतना है। इसलिए बिहार से जो ट्रेंड निकलेगा, एक बात यकीन मानिए, जो बिहार का ट्रेंड होगा वो अगले साल या अगले 2-3 साल तक हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़े नजीर के तौर पर इससे बड़ी बात क्या होगी अजय, कि जो सबसे बड़ी और सबसे पहली डेमोक्रेसी है वो बिहार की ही भूमि से निकली, वैशाली, जिसका हम जिक्र करते हैं। अमित, मैं एक छोटे से रिएक्शन के लिए आपके पास आऊंगी, एक ब्रेक का वक्त है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। एग्जिट पोल के मुताबिक अगर बिहार में बीजेपी को सवर्णों का बैकअप रहा तो क्या तेजस्वी को यूथ का टॉप अप मिला? कहां चला कौन सा फैक्टर? सबसे क्लियर पिक्चर ब्रेक के बाद।